साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप आश्चर्य से भर सकते हैं। सवाल यह है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे प्रिय नेता का सियासी बलिदान दे दिया? सियासी बलिदान की बात कह रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जिस नेता को सबसे अधिक चाहते थे, उसकी तारीफ करते थे, उस नेता को क्या बीच मझधार में छोड़ दिया है? अगर छोड़ दिया है तो क्यों, और अगर नहीं छोड़ा है तो फिर इसके पीछे की कहानी क्या है? आज एक इनसाइड स्टोरी आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये कहानी दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु से है दोस्तों। तमिलनाडु में इतनी बड़ी हलचल है, इतनी बड़ी हलचल। देखिए, इस समय पूरे देश में आप यकीन मानिए, अगर कोई राज्य सबसे अधिक, राज्य का मतलब लोगों की बात नहीं कह रहा, सियासी दलों की बात कह रहा हूं, कि अगर कोई सियासी दल किसी राज्य से सबसे बड़ा तूफान खड़ा करने में लगा है तो वो तमिलनाडु है, स्टालिन है। कोई छोटी मोटी घटना तो है भी नहीं दोस्तों। बंगाल में आप जो देख रहे हैं वो फिर भी मैं छोटा मानता हूं। भैया, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री, उसका बेटा खुलेआम कह चुका है कि हमको सनातन धर्म के उन्मूलन पर काम करना है। बंगाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी की कि इस तरीके से कह सके। वो कह चुके हैं स्टालिन, और वो खुलकर कहें कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ईसाई हैं, नास्तिक भी नहीं है, जो झूठ बोलते थे। तो तमिलनाडु की राजनीति में अमित शाह जी ने वो काम किया है दोस्तों, वो काम। स्टालिन और पूरे कैंप में खलबली मची है, कांग्रेसियों में खलबली मची है। आज मैं आपको इसकी डिटेल दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि मोदी ने अपने चहेते नेता का बलिदान क्यों कर दिया। एक इनसाइड स्टोरी। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बस वही छपास वाली चीज़ें दिखेंगी, जो बोला वो छाप दिया, बिना कुछ देखे समझे कि क्यों ऐसा किया गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि दक्षिण भारत के एक राज्य जहां इतना बड़ा बदलाव हुआ है, इतना बड़ा बदलाव, आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या है, मैं उसको डिकोड करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा दोस्तों। और देखिए, मैं जब ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, इस समय भी आज की अखबारों के लिए अगर नहीं छाप रहे तो मैं क्या कहूं, सबसे बड़ी खबर जानते क्या है दोस्तों? कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन हो गया है। और इसकी घोषणा किसी और ने नहीं, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उन्होंने के अन्नामलाई और AIADMK के नेता जो हैं पलानी स्वामी, उनके साथ उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबके सामने खुलकर यह ऐलान कर दिया कि अब AIADMK हमारे साथ है। एनडीए गठबंधन मिलकर स्टालिन को हराने का काम करेगा। बहुत सारी बातें कही। और ये आप यकीन मानिए, इंडी गठबंधन में जो स्टालिन है ना, उनकी हालत कैसी आप जानते हैं? जैसे तेलंगाना में चंद्रशेखर की थी ना, वैसी ही है। एकदम प्रधानमंत्री मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं मैं वो दिखाऊंगा। पहले जो मुख्य खबर है उसको दिखाता हूं, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी के उस सबसे खास नेता के बारे में भी बताऊंगा। पहले आप कुछ बयान सुनिए। खुद अमित शाह ने चेन्नई में इस बात का ऐलान किया कि अब भाजपा के सभी गठबंधन दल, AIADM के सभी गठबंधन दल मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। और ये विधानसभा चुनाव अगले साल, ठीक 1 साल बाद, अप्रैल में 2026 में होना है। बयान सुनिए।
एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। अच्छा, भाजपा की एक और विशेष बात है दोस्तों, समय के अनुरूप तेजी से चलना। भाई कल तक हम बोलते थे ना कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री के लिए काम कर रही है। कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, अमित शाह जी ने साफ कहा कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो तमिलनाडु में लड़ा जाएगा अगले साल, वो पलानी स्वामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरफ नहीं, ना भाजपा में ना एआईएडीएमके में, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये बहुत बड़ी घोषणा है दोस्तों। मैं कुछ बयान तो आपको सुनाना चाहता हूं, फिर मैं इसको डिकोड करूंगा। पहले ये बयान सुनिए। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। हम साथ में सरकार बनाएंगे, हम चुनाव एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज समझिए दोस्तों कि भाई भाजपा और अन्ना द्रमुक ये तो पहले भी सहयोगी दल थे, फिर बीच में कुछ खटास पैदा हुई, दोनों अलग हो गए, दोनों ने अलग रास्ता अपना लिया। और इसमें जो बड़ा भारी चीज़ है वो ये है कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आप कितना लड़ेंगे, आप कैसे लड़ेंगे, आपका मंत्री कौन होगा, आप कौन होगा। और ये भी लोग भड़काते थे कि अन्ना द्रमुक को भाजपा जो है ना वो घुसपैठ करती है। अमित शाह जी ने सभी सवालों का जवाब दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर किया किस तरीके से। और सोचिए, एक तरफ वो बैठे थे अन्नामलाई और दूसरी तरफ पलानी स्वामी। आप फिर से एक छोटा सा बयान, उसके बाद मैं आगे की घटनाओं को दिखाता हूं, सुन लीजिए। एआईडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, एआईडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। देखिए, एआईडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है। सीटों की संख्या और सरकार बनाने के बाद मिनिस्ट्री का बंटवारा दोनों यूनिट्स हमारे साथियों के साथ बैठकर बाद में तय करेंगे। हम बैठकर चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो देयर विल बी ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और ये भी याद रखिए दोस्तों, ये जो वीडियो दिखा रहा हूं ना गठबंधन के ऐलान का, इससे पहले एक और बहुत बड़ी घटना घटी चेन्नई में। अमित शाह जब वहां गए उसी समय घटी। और ये सबसे बड़ी घटना क्या है दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि तमिलनाडु को एक नया अध्यक्ष मिल गया भाजपा का। और ये अध्यक्ष है, इनका नाम है नयनार नागेंद्रन। ये 13वें भाजपा के अध्यक्ष हैं। और मजेदार चीज क्या है, ये पहले अन्ना द्रमुक में ही थे। इन्होंने अकेले ही नामांकन भरा। और नयनार नागेंद्रन जो है दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र से भाजपा के इस समय विधायक है। बहुत मजबूत चेहरा है, अनुभवी चेहरा। अन्ना द्रमुक में जब थे तो ये मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, जयललिता के समय में ये मंत्री पद संभाल चुके हैं। 2017 में पार्टी छोड़ दी, भाजपा का दामन थामा और इस समय एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। और इसकी घोषणा खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कमललयम पार्टी का मुख्यालय है चेन्नई में, वहां पर की। और उन्होंने बताया कि हमें नयनार नागेंद्रन का प्रस्ताव मिला है। और इस प्रस्ताव को दिया किसने, ये भी सुन लीजिए। खुद अन्नामलाई, एल मुरुगन, राधा कृष्णन, बहुत सारे नाम हैं इसमें जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। तो भैया एक ही आदमी ने भरा तो वही अध्यक्ष बनेगा। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई का बलिदान दे दिया? भाई अन्नामलाई कौन है आप जानते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे प्रिय, अमित शाह के सबसे प्रिय सिंघम, पूर्व आईपीएस अधिकारी। पूरे दक्षिण भारत में मैं नहीं मानता कि भाजपा का कोई नेता इतना लोकप्रिय है।
तो आखिर भाजपा ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे प्रिय नेता का बलिदान क्यों दे दिया? ये सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जवाब अभी दूंगा, लेकिन पहले मैं नयनार नागेंद्रन के बारे में बता दूं कि ये तमिलनाडु के प्रभावशाली थेवर समुदाय से हैं। और एक बहुत बड़ी क्या बात है दोस्तों कि जो पलानी स्वामी हैं और अन्नामलाई दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। अब भाजपा ने ये कोशिश की, अच्छा अन्नामलाई और अन्नाद्रमुक दोनों के बीच मतभेद भी है, क्योंकि वो कई बार आलोचना कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि एक दूसरे समुदाय से एक व्यक्ति को बनाया जाए जिससे एक संतुलन भी बन सके और गठबंधन की राजनीति को आगे भी बढ़ाया जा सके। अब फिर से वही सवाल कि भाई जब अन्नामलाई प्रधानमंत्री मोदी के इतने प्रिय हैं तो उनको छोड़ क्यों दिया? और एक आईपीएस अधिकारी, आप सोचिए, अब जरा इस बात को समझिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी और अन्नाद्रमुक दोनों अलग अलग चुनाव लड़े तो क्या हुआ? आप खुद देखिए भैया, 39 सीट है, एक भी किसी को नहीं मिला। 22 डीएमके, कांग्रेस 9, वीसीके 2, सीपीआई, सीपीएम, एमडीएमके, आईयूएमएल सबको मिल गया। ना अन्नाद्रमुक को एक सीट मिला, ना भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिला, किसी को नहीं मिला। हाँ, ये मैं तारीफ जरूर करूंगा कि अन्नामलाई ने जितना बेहतरीन काम किया। आप जानते हैं ये हार नहीं थी दोस्तों भाजपा की, ये बहुत बड़ी जीत थी। भारतीय जनता पार्टी को 11.24% वोट, डबल डिजिट में। पिछली बार सिर्फ 3.58% जब अन्नाद्रमुक के साथ मिलकर लड़ी, और जब पहली बार इतिहास में किसी भी द्रविड़ पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी, डबल डिजिट में पहुंच गई। और अगर वैसे आपको बताऊं तो परसेंटेज के मामले में डीएमके, एआईएडीएमके के बाद तीसरे नंबर की पार्टी। आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, ये निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाला है मैंने दोस्तों। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, यह जानना जरूरी है दोस्तों। दरअसल इसके पीछे आपको स्टालिन की राजनीति पर जाना पड़ेगा। स्टालिन की राजनीति दोस्तों इतनी खतरनाक हो चुकी है, इतनी खतरनाक। आप हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, सनातन संस्कृति, इसके प्रति जितना नफरत का भाव इस समय वहां फैलाया जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जैसे कहते हैं ना, किसान आंदोलन आपने देखा था ना भाई, पता है कि वो तीनों किसान कानून ठीक थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पता चल गया कि इस किसान आंदोलन के जरिए जो सिखों के कुछ चंद मुट्ठी भर सिखों के जो अलगाववाद की भावना है ना, उसको पनपाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर न केवल तीनों कानूनों को वापस ले लिया, याद रखिए, बल्कि आगे बढ़कर माफी भी मांगी। और यही चीज यहां हो रहा है दोस्तों। सिर्फ अपने सनातन संस्कृति की, उसके खिलाफ जो द्रमुक पार्टी, डीएमके पार्टी, स्टालिन की सरकार काम कर रही है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा फैसला किया। और अमित शाह जी ने बताया कि भैया ये कर क्या रहे हैं, सनातन धर्म, 3 लैंग्वेज पॉलिटिक्स और उसके साथ करप्शन। एक बार आप सुनिए अमित शाह जी के बयान को, बाकी तो मैं आपको दिखाऊंगा, जरा सुनिए। तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी सनातन धर्म, 3 लैंग्वेज पॉलिसी और कई ऐसे मुद्दे उठा रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य मूल मुद्दों से ध्यान हटाना है। तमिलनाडु का चुनाव आने वाले दिनों में डीएमके सरकार के घनघोर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर तमिलनाडु की जनता वोट करने जा रही है। आपको मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे जो उप मुख्यमंत्री हैं, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं आपको पता है। जो रुपये का सिंबल है, पहली बार भारत के किसी राज्य ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
और ये जो रुपये का सिंबल था ना, ये किसी तमिल व्यक्ति ने ही डिजाइन किया था। क्यों किया गया? सिर्फ अलग करने के लिए, यह अलगाववाद की भावना को पैदा करने के लिए किया गया। भैया आपको मतलब मैं सिर्फ कुछ चीजें दिखाता हूं। अब देखिए भाई, केंद्र सरकार ने 3 भाषा का फॉर्मूला अपनाया। क्यों अपनाया? एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना रहे, किसी ने विरोध नहीं किया। देश का हर राज्य 3 भाषा के फॉर्मूले को अपना रहा है। स्टालिन की सरकार ने मना कर दिया। अरे भाई, दक्षिण भारत में सिर्फ आप ही हैं क्या? क्या आंध्र प्रदेश नहीं है? क्या तेलंगाना नहीं है? क्या कर्नाटक नहीं है? स्टालिन कर रहे हैं। और ये सब तो फिर भी जो है दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे। स्टालिन ने एक सेमिनार में हिस्सा लिया जिसका थीम बनाया गया था एलिमिनेशन ऑफ सनातन धर्मा। और स्टालिन ये कह रहे थे कि सनातन धर्म एक बीमारी है, डेंगू मलेरिया की तरह, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। और आज परिस्थिति ये है दोस्तों कि तमिलनाडु में किसी भी मुद्दे पर, हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी मुद्दे पर, अब देखिए ना, तमिलनाडु की महिलाओं को आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर डीएमके नेता पर बरसी बीजेपी, पार्टी ने निकाला बाहर। किसी भी मुद्दे पर सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करना है, सिर्फ हिंदू धर्म को। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी को बार बार चुभ रही थी। वो सोच रहे थे कि अगर समय रहते इसको ना नियंत्रित किया गया तो ये काबू से बाहर चला जाएगा। और इसीलिए इस मिशन पर दोस्तों खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को लगाया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, अमित शाह 2 महीने में 5वीं बार तमिलनाडु गए हैं। लगातार बैठ के कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, अलग अलग नेताओं से, हर तबके के लोगों से। और इसमें एक बड़े व्यक्ति हैं, आरएसएस के विचारक, तमिल मैगजीन तुगलक के संपादक एस गुरुमूर्ति। और जब इन 5 बैठकों के बाद उन्होंने तमाम चीजें की, लोगों से बातचीत की, एक संतुलन बिठाने की कोशिश की, उन्होंने उसी दिन साफ कर दिया, अगली बार 2026 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ये टारगेट सेट कर दिया है दोस्तों। कल भी जब वो पहुंचे तमिलनाडु अमित शाह, तो लगातार उनके कार्यक्रम थे। वो जिस होटल में ठहरे थे वहां से तुरंत वो तमिल साई सुंदरराजन के घर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने कुमारी आनंदन को श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये कांग्रेस से जुड़े हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा। जबकि उनकी बेटी जो है तमिल साई सुंदरराजन, वो छात्र जीवन से ही भाजपा से जुड़ी हुई है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एस गुरुमूर्ति के आवास पर पहुंच गए। और आपको पता है ना एस गुरुमूर्ति कौन है? ये वही शख्स हैं दोस्तों जिनके धर्म युद्ध ने एआईएडीएमके को 2 हिस्सों में बांट दिया था। और अमित शाह जहां एक तरफ अपने नेताओं से मिल रहे थे, विचारकों से मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अन्ना द्रमुक के नेताओं से लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। आप देख लीजिए, तभी तो ये गठबंधन हुआ है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि एआईएडीएमके से जब भाजपा अलग हुई थी ना, तो 2024 में 9 दल साथ में थे राजग गठबंधन के साथ, जिसमें अकेले पनीर सेल्वम भी हैं। इधर एआईएडीएमके वो भी 3-4 पार्टियों के साथ लड़ रही थी। अब दोनों का गठबंधन होगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। क्या स्टालिन का किला भेदना बहुत मुश्किल होगा क्या दोस्तों? इस समय कल तक अगर आप पूछते तो मैं मानता कि स्टालिन को आप हरा नहीं सकते किसी भी कीमत पे नहीं। क्यों भाई? स्टालिन एकजुट है, आप बिखरे हुए हैं। बिना एआईएडीएमके के भाजपा तमिलनाडु की राजनीति फतह नहीं कर सकती। यह सच है आज के दिन की परिस्थिति। यह खुद प्रधानमंत्री मोदी भी समझ रहे थे, ये अमित शाह भी समझ रहे थे। अन्ना द्रमुक की भी यही स्थिति थी दोस्तों। और मैंने जैसा आपको बताया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी कोई त्याग भी करना होता है तो वो कतराते नहीं हैं, वो जरूर करते हैं। अब असली सवाल पे भी आ जाता हूं।
कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चहेते नेता अन्नामलाई को छोड़ दिया। सवाल पूछा गया, वहां अमित शाह जी से भी सवाल पूछा गया, उनसे पूछा कि भाई आपने अन्नामलाई को छोड़ दिया। उन्होंने जवाब दिया, एक कल का है, बहुत छोटा सा है, आपको हिस्सा में सुनाता हूं, जरा सुनिए। जरा भी सच बात नहीं, आज भी अन्नामलाई स्टेट प्रेसिडेंट है। दैट इज व्हाई ही इज सिटिंग विथ मी। देखा आपने क्या कहा उन्होंने, ये जरा भी सच नहीं भाई। आज भी अन्नामलाई स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दैट इज वाई सिटिंग विद मी। अब आप बोलेंगे ये कौन सा झोल है। दरअसल दोस्तों अन्नामलाई ने खुद ही छोड़ा ना, उनको बताया गया होगा, परिस्थितियां वो समझ रहे हैं। लेकिन कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गठबंधन हो रहा था, उस समय तो अन्नामलाई प्रेसिडेंट है ना भाई। कल नैनार ने अपना भेजा नॉमिनेशन कि हाँ भाई मैं कंटेंडर हूं, आज इसका ऐलान होना है। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी छोड़ ही नहीं सकती। ये प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का तो है ही नहीं इस तरीके का तरीका। आप याद कीजिए भाई, हेमंत बिस्व शर्मा, जो रोल उनका है ना वही रोल ये निभाने वाले हैं अन्नामलाई। सिर्फ 40 साल उम्र है इनकी। तमिलनाडु की राजनीति में 3.5% से 11%, 11.5% तक वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को ले जा वहां पहुंचा दिया है। अब इनकी जो जिम्मेदारी होगी, मैं मानता हूं दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और ये बात सामने आ रही है कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इस समय तमिलनाडु को एक तरीके से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम है एल मुरुगन, जो तमिलनाडु कोटे से है, और इनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद में भेजा गया है। यह संभव है कि एल मुरुगन को तमिलनाडु भेजा जाए कि आप जाइए जरा राज्य की राजनीति को देखिए, और अन्नामलाई को, चूंकि उनका एक बड़ा अनुभव है और उनको नया अनुभव अर्जित भी करना है, उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। और इसीलिए दोस्तों मैं ये मानता हूं कि तमिलनाडु में एक नया सितारा उदय तो हो रहा है, जो नए अध्यक्ष बने, लेकिन जो बड़ा सितारा है वो अन्नामलाई हैं। अन्नामलाई को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो में जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पहला, अन्नामलाई, इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही। दूसरा, एक नए नेता का भारतीय जनता पार्टी के जरिए उदय हो रहा है। तीसरा, अन्ना द्रमुक के गठबंधन से मैं लिख कर दे सकता हूं कि अब तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा और व्यापक बदलाव आ रहा है। चौथा, अन्नामलाई की भूमिका इस देश में बड़े स्तर पर देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तमिलनाडु की राजनीति पर हमारे हिंदी चैनलों की नज़र कम होती है, हिंदी अखबार भी कम छापते हैं, लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं हो जाता दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है दोस्तों, तो इस अवसर पर मैंने एक नया गीत अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा, और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान।